हेलो एवरीवन। तो हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स फॉर 12th CBSE। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो प्रीव्यू है आपके सिलेबस का। तो जैसा कि आपको को पता है कि जो फिजिक्स है 12th की वो दो पार्ट में है, दैट इज़ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैट एंड मैग्नेटोस्टैट्स भी बोलते हैं। पार्ट 2 में जो हमारा है वो आपका न्यूक्लियाई है, सेमीकंडक्टर है एंड ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स के दो पोर्शन है, वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स। तो ये जो हमारा सिलेबस है ये CBSE का है, ऑफिशियल CBSE का सिलेबस है। तो हम देखते हैं चैप्टर वाइज चैप्टर आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या वेटेज रहेगी पेपर में और कैसे आपको करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो जो फर्स्ट यूनिट है आपकी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में है। चैप्टर 2 आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस है एंड चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। टोटल वेटेज होने वाली है 16 मार्क्स। ये देखो, आपको वेटेज का काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है कि किस यूनिट की कितनी वेटेज आ रही है, ताकि आप जब प्रिपेयर करो तो आपको क्लियरली माइंड में रहे कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है। नेक्स्ट अपना है यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट मैग्नेटिज्म। चैप्टर 4 है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर 5 है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चैप्टर 6 आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट। ये टोटल आपका 17 मार्क्स का है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम वेटेज है इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटोस्टैट्स की। क्या चेंज है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखो इसमें क्या है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में आपको केवल चार्ज और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है। दैट इज़ आपको देखना है कि मूविंग चार्ज जो करंट होता है वो कैसे बिहेव करता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिक मैटर कौन से होते हैं, क्या होता है मैटर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कशन है। चैप्टर 6 आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। आपको इंडक्शन के बारे में पढ़ना है कि सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है एंड आपका जनरेटर कैसे वर्क करता है। चैप्टर 7 आपका है अल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें आपको केवल LCR, LRC सेपरेटली पढ़ना है, LCR पढ़ना है, LC ऑसिलेशन पढ़ना है एंड यहाँ आपकी 4th यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपके पास देखो 5th यूनिट में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ना है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है उसके बारे में। नेक्स्ट आपका है ऑप्टिक्स। आपकी जो सेकंड बुक वो यहाँ से शुरू होती है आपकी ऑप्टिक्स डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटॉमिक एटम्स एंड न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये आपकी सेकंड बुक के पार्ट टॉपिक्स हैं। तो चैप्टर नंबर 9 जो आपका है रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, लेंस क्या होता है, टेलीस्कोप्स क्या होता है एंड माइक्रोस्कोप क्या होता है उसके बारे में है। चैप्टर 10 आपका वेव ऑप्टिक्स के बारे में है। इसमें आपको हाइगेन प्रिंसिपल वगैरह के बारे में पढ़ना है, रिफ्लेक्शन एंड आपका इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। चैप्टर 11 आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है। मीन्स आपको पता होगा कि जो फास्ट मूविंग चार्ज हो चाहे कोई भी पार्टिकल हो वो वेव और पार्टिकल दोनों नेचर रखता है, जैसे फोटोन दोनों नेचर रखता है, लाइट की दोनों नेचर होती है, पार्टिकल और वेव, उसके बारे में डिस्कशन है। चैप्टर 12 आपका एटम्स के बारे में है। चैप्टर 13 आपका न्यूक्लियाई के बारे में है एंड चैप्टर 14 आपका सेमीकंडक्टर के बारे में है एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, ये आपका 18 मार्क्स यहाँ से, 12 मार्क्स यहाँ से एंड आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जो कि आपका चैप्टर है वो 7 मार्क्स है। टोटल आपका 70 मार्क्स का पेपर है। तो आपको ध्यान देना है कि आपके जो मेजर हैं, मीन्स आपको पार्ट 1 से क्या उठाना है वो आपको ध्यान देना है, पार्ट 1 से क्या उठाना है, पार्ट 2 से क्या उठाना है वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि टॉपिक्स में क्या क्या डीप टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक्स हटा भी दिए हैं CBSE ने, लास्ट ईयर थे इस बार नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए आपकी यूनिट 1 ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पे चैप्टर 1 जो आपका है चार्ज एंड फील्ड्स के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ है, फोर्स कैसे होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल
उसके बाद आप इलेक्ट्रिक फील्ड पे मूव करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है, डाइपोल क्या होता है, टॉर्क कैसे होता है। फिर अपन मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर, गॉस थ्योरम कैसी होती है और गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन क्या है, जो कि इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आपको ध्यान देना है कि जो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस हैं, ये वाला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ये आपका है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। तो पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में ये यूनिट है। कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है, फ्री चार्ज क्या होता है, बाउंड चार्ज क्या होता है, ठीक है। और इसमें एक पोर्शन आता है आपका डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। उसके बाद में आपको सीरीज़ और पैरेलल में कैपेसिटर कैसे लगे होते हैं उसके बारे में बात करना है, ठीक है। और एक ये आपका ये डेरिवेशन नहीं है, इसका पहले हुआ करता था, ये आपका इंपॉर्टेंट है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। उसमें आपको देखना है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज का फ्लो कैसे होता है मेटल में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एंड आपका मोबिलिटी क्या होती है, ठीक। उसके बाद में आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी, पावर एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है। और यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा है कि जो सेल वाला पोर्शन है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ सेल का कॉम्बिनेशन सेल का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद किरचॉफ्स रूल हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद में व्हीटस्टोन ब्रिज, ये आपका यहाँ तक हुआ। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं मैग्नेटोस्टैट्स के ऊपर। तो ये चैप्टर 4 से शुरू होती है आपकी। इसमें आपको बायो-सैवर्ट, जो कि अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, 10th में हम पढ़ते हैं। एम्पियर्स लॉ है, एम्पियर्स लॉ के जो आपके एप्लीकेशंस है वो हैं कुछ। उसके बाद अपन मूव करते हैं करंट कैरिंग में फोर्स कैसे होता है, पैरेलल कंडक्टर्स कैसे होते हैं, करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, कन्वर्जन कैसे होता है। और ये आपका इंपॉर्टेंट है, गैल्वेनोमीटर कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट आपका है बार मैग्नेट सोलेनोइड कैसे होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पैरा, डाया और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर 6। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको देखना है, फैराडे, इंड्यूस्ड ईएमएफ, करंट, लेंज लॉ, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ये आपको देखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन जब आप करते हो तब आपको समझ आता है कि ये काफ़ी वाइड टॉपिक है। नेक्स्ट आपका चलते हैं हम चैप्टर 7। ये देखिए एसी करंट्स क्या होता है, पीक वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, करंट और वोल्टेज के लिए, दोनों के लिए अपन देखते हैं। उसके बाद में आप देखते हैं कि रिएक्टेंस क्या होता है, इम्पीडेंस क्या होता है, एलसीआर सर्किट का फेजर ओनली है आपके पास, रेजोनेंस क्या होता है एलसीआर सर्किट में, पावर फैक्टर क्या होता है, वोल्टलेस करंट क्या होता है, एसी जनरेटर एंड लास्ट वन ट्रांसफार्मर। यहाँ तक आपका हो जाता है 7 चैप्टर। इस चैप्टर में हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आप डिस्प्लेसमेंट करंट का बेसिक आइडिया लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं उसका आइडिया लेते हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं उनकी, ट्रांसवर्स नेचर क्या होती है लाइट की, वो देखते हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्पेक्ट्रम, उसके क्या यूज़ हैं और क्या क्या होता है उसमें। आपको मेनली आप ऐसा होता है, बच्चे इसको पूरा याद करने जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को, लेकिन आपको पूरा नहीं करना होता। आप चाहे तो वेवलेंथ लैम्डा में याद करो, सॉरी, आप चाहे तो वेवलेंथ लैम्डा में याद करो, या फिर चाहे तो आप फ्रीक्वेंसी में याद करो। एक आपको याद करना होता है, दूसरा आप निकाल सकते हैं अगर कोई आपसे पूछता है तो। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए तो इसके लिए फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू, ठीक है। तो सी इज़ स्पीड ऑफ लाइट, सबको पता होता है। आपको अगर लैम्डा दिया है, आपको अगर लैम्डा याद है, तो आप उसी कॉरस्पॉन्डिंग वेव का फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अगर आपको फ्रीक्वेंसी में आपने याद कर रखा है तो आप लैम्डा निकाल सकते हैं, यहाँ आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आपको केवल एक याद करना होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं चैप्टर 9 पे, रे ऑप्टिक्स जो आपका है। तो इसमें देखिए आप रिफ्लेक्शन कैसे होता है लाइट का, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, मिरर फार्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्शन लाइट का कैसे होता है। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, लेंस क्या होता है, थिन लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है। एंड ये पावर ऑफ लेंस केवल एक फार्मूला है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और कॉम्बिनेशन जब लेंस का होता है तो कैसे बिहेव करते हैं। अच्छा लास्ट है प्रिज्म का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, जो आपको ध्यान भी होगा कि प्रिज्म में होता है ना कि आप एक वाइट लाइट डालते हो, एक तरफ से वो डिवाइड हो जाती है 7 कलर में, वो आपका कैसे होता है। माइक्रोस्कोप क्या होता है और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है, उसका रिफ्लेक्शन और उसकी देखिए आपको ये याद रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है और वो आपसे पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट हम मूव करते हैं वेव ऑप्टिक्स पर। तो देखिए वेव ऑप्टिक्स में आपका वेव फ्रंट है, हाइगेंस प्रिंसिपल है,
देन आपका हाइगेन्स प्रिंसिपल के यूज़ कैसे होता है वो है, इंटरफेरेंस है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन इससे काफ़ी बनते हैं आपके। देन आपका कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, इंटरफेरेंस का सस्टेन कैसे होता है, ठीक है, और आपका सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मिनिमा, ये सब चीज़ें कैसे होती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर पे, जो कि आपका चैप्टर 11 है। रेडिएशन का डुअल नेचर कैसे होता है, आपका जो आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया उसका क्या रूल, क्या लॉ होता है, कैसे वो काम करता है। आपको पता भी होना चाहिए कि जो आइंस्टीन थे उनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट के लिए ही नोबेल प्राइज़ मिला था। एंड हर्ट्स और लेनार्ड्स की क्या ऑब्जर्वेशन रही, उसके बाद आपका आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो कि पार्टिकल नेचर बताता है लाइट की, एंड आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ कैसे होती है। ये काफ़ी अच्छा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है आपका। उसका बाद है मैटर वेव्स क्या होती हैं, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स क्या होती है, एंड आपका लास्ट डी ब्रोगली रिलेशन क्या होता है। देखिए डी ब्रोगली रिलेशन के ऊपर केवल इतना पूछा जाता है, आपसे हाइपोथेसिस पूछ लेगा डी ब्रोगली, या फिर आपसे रिलेशन पूछ लेगा। तो रिलेशन जनरली इतना भारी है नहीं, आपको सिंपली याद हो जाएगा कि जो वेवलेंथ होती है लैम्डा, जिसको डी ब्रोगली वेवलेंथ भी कहते हैं, लैम्डा दैट इज इक्वल्स टू एच प्लैंक कांस्टेंट अपॉन पी मोमेंटम ऑफ दैट वेव। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं एटम्स एंड न्यूक्लियर, जो कि आपका 12th चैप्टर है। एटम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग कैसे होती है, आपकी रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है, बोहर मॉडल क्या होता है, आपको अगर वेवलेंथ निकालनी है स्पेक्ट्रम की तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, आपके लिए आपको पता होना चाहिए एनर्जी कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसके बारे में काफ़ी है। तो ये काफ़ी अच्छी यूनिट है और ये काफ़ी ईजी भी है। आप इसको ऐसे अगर ट्रीट करोगे कि इसको तो ये तो भारी है, तब थोड़ी दिक्कत की बात है, ठीक है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं न्यूक्लियाई, जो कि आपका 13 चैप्टर है। तो इसमें आपका कंपोजिशन है, साइज है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं, एनर्जी मास रिलेशन क्या होता है, सबको पता होता है, E इक्वल टू mc²। लेकिन उसके क्या क्या यूज़ हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, उस सब के बारे में चीज़ें। उसके बाद आपकी बाइंडिंग एनर्जी है, मास डिफेक्ट के बाद बाइंडिंग एनर्जी कैसे आती है, क्या मास नंबर के साथ कैसे वेरिएशन होता है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं लास्ट चैप्टर, चैप्टर 14, दैट इज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट। तो इसमें देखिए आप ध्यान देना, एनर्जी बैंड्स इन कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, केवल क्वालिटेटिव आइडिया है। क्वालिटेटिव मीन्स आपको केवल पता होना चाहिए कि डेफिनेशंस क्या है, कैसे एनर्जी बैंड पे आप इनको जस्टिफाई करोगे। फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि यहाँ कौन सा बैंड बनता है, यहाँ कौन सा बैंड बनता है, बीच के गैप को एनर्जी गैप कहते हैं, उसके बारे में ये डिस्कशन है, ठीक है। हम इनको वन बाई वन करेंगे चैप्टर्स को, लेकिन अभी के लिए आपको केवल ये प्रीव्यू में मैं समझा रहा हूँ कि क्या क्या आपके चैप्टर्स में है जो कि आपको प्रिपेयर करना है। देन नेक्स्ट है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी एंड एन टाइप के कैसे बन जाते हैं, फिर पी एन जंक्शन क्या होता है उसके बारे में। उसके बाद आपका डायोड है, दैट इज पी एन जंक्शन डायोड, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, आई वी करेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में ये है। और उसके बाद एप्लीकेशन है रेक्टिफायर की फॉर्म में। रेक्टिफायर दो तरह के होते हैं, हाफ वेव एंड फुल वेव, उसके बारे में आपकी है, हाफ वेव एंड फुल वेव, फुल वेव, ठीक है। तो यहाँ तक आपका चैप्टर का जो ओवरव्यू है वो है। अब आपको क्लियरली पता है कि आपके जो मेन जो आपका पर्पज़ है वो आपका समझना है कि आपको किस चैप्टर को कितना ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दिखाऊं तो मार्क्स वाइज हम देखते हैं। देखिए पहली यूनिट जो है अपनी वो 16 मार्क्स की है, सेकंड यूनिट अपनी 17 मार्क्स की है, थर्ड यूनिट अपनी 18th एंड 12 7 17। तो देखिए क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है कि आपके जो शुरू का पोर्शन है, मीनिंग आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाला पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर रहा है 16 एंड 17। देन आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ऑप्टिक्स वाला है वो भी काफ़ी ज़्यादा 18th मार्क्स स्कोर करता है। तो आपको इन चैप्टर्स को काफ़ी अच्छे से करना है। अच्छा आप ध्यान देना कि 12 मार्क्स और 7 मार्क्स ये काफ़ी ईजी है स्कोर करने के लिए, मीन्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो 15 मार्क्स यहाँ से कंबाइंड फॉर्म में। तो इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना, मतलब ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ये आपको काफ़ी अच्छे स्कोरिंग करा सकते हैं। बाकी हम चैप्टर वाइज चैप्टर डिस्कस करेंगे, और इसके बाद भी अगर आपको कोई लगता है कि आपको कोई टॉपिक करना चाहिए देन आप मुझे बता सकते हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे।